अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल का एक स्टेटमेंट आया है, गो कि ये सोच पुरानी है लेकिन अब उसको भारत की हिकमत अमली करार दे दिया गया है और अब ये बाज़ाब्ता पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कौमी सलामती के मुशीर की तरफ से आया है। और उन्होंने ये बात कही है कि वो ममालिक जिनसे हमको ख़तरा है, हम जंग को उनकी सरजमीन पर ले जाएंगे। और जाहिर है जब वो ये बात कर रहे हैं तो वो कह ये रहे हैं कि अब मामलात जो हैं वो सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि वल्नरेबल जो जगह हैं उनको हम हिट करेंगे। जाहिर है जब वो ये बात कर रहे हैं कि वल्नरेबल जगहों को जो है वो हिट करेंगे तो पाकिस्तान के भी बहुत से हिसासियत की चीज़ें हैं। अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसों पर निकली हुई है और जाहिर है इसको कल्मिनेट उन्होंने एंड में करना है एक तहरीक में। लेकिन बयानिया जो है अब ये महसूस किया जा रहा है कि अपोजिशन भी पाकिस्तान की उन हिसासियत वाले मामलात को जो है वो स्ट्राइक कर रही है, उस पर हथौड़ा बरसा रही है और इस बात को लेके हुकूमत ये बात कह रही है कि भारत का और अपोजिशन का बयानिया जो है वो एक है। अपोजिशन के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, गवर्नेंस है, आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी है, हुकूमत की रेट है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को निशाना बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो भी पार्लियामेंट में आता है वो अवामी नुमाइंदा है और उसको अवाम की तर्जुमानी करनी है और अवाम की तर्जुमानी का हक़ जो है उसी वक्त अदा होता है जब आप उन इश्यूज़ को लेकर चलते हैं जो बराह रास्त अवाम जिससे मुतासिर हो रहे होते हैं। अगर आपने इदारों के साथ झगड़ा करना है, अगर आपने कौमी सलामती की कुछ एहसास चीज़ें जो हैं उनको मुतनाज़ा बनाना है और उनको मज़ीद मुतनाज़ा बनाना है तो शायद ये एक दुरुस्त इक़दाम जो है वो नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के इन जलसों में ये सिलसिला जो है वो तवातुर के साथ हो रहा है और यही बाइस तशवीश बात भी है। आज ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी लीडर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के, पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे। उन्होंने ये बात कही कि ये निज़ाम लपेटा जा रहा है, कुछ दिन ही रह गए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं वो की हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं सिंध में। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध में। और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं। फ़िरदौस साहब ये फरमाइएगा कि आप को क्या महसूस होता है कि अपोजिशन जो है वो ऐसे बयानियों को उजागर कर रही है जो कि पाकिस्तान की हिसासियत जो है वाले इश्यूज जो हैं उनको मुतनाज़ा बना रहा है? देखिए, मैं पूरी ऑपोजिशन को तो ये चार्ज नहीं लगाऊंगा, जैसे कि मैं समझता हूँ कि शैला रज़ा भी उतनी ही पाकिस्तानी है जितना पाकिस्तानी मैं हूँ और वो कभी भी ऐसे किसी मूवमेंट का साथ नहीं देंगी जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। तो मैं जाती तौर पे इस बात पे यकीन रखते हुए समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो खतरनाक है। वो क्योंकि नाउम्मीद हो चुके हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान में उनकी सियासत सिर्फ उसी वक्त चमकेगी अपने आप को किसी तरीके से रिडीम करा सके, और वो मुमकिन नहीं होगा। वो मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि वो सजा याफ्ता हैं, वो मुजरिम हैं, वो भगौड़े हैं, उनके बेटे भगौड़े हैं, उनकी बेटी मुजरिम है, उन्होंने आज तक किसी पैसे की मनी ट्रेल नहीं दे सके। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम एक ऐसा आदमी जो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है और झूठ बोल के धोखा दे के मुल्क से चला जाता है और अब लंदन में विराजमान है और उसकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह लगता ठीक है और
3 दफा वजीर आजम बनाने के बाद पाकिस्तान में नहीं, इसमें तो फिरदौस साहब, नहीं फिरदौस साहब, अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में है तो इसमें से आप सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकते हैं, इसलिए कि भेजा भी आपने, डॉक्टरों की टीम भी आपकी, रहम भी वजीर आजम इमरान खान साहब को आया, तो ये तो सिर्फ आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। आप आज इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं इस पे भी तैयार हूँ। मैंने तो पहले ही लफ्ज कह दिया ना, धोखा देके, जब धोखा दे दिया, अब आप धोखा देने में हमारी इंसानी हमदर्दी को दे दीजिए क्रेडिट, क्या आप कह दीजिए कि हम जो आप कहना चाहते। ठीक है, मैं फिरदौस साहब आता हूं आपके पास। शैला रजा साहबा, ये फरमाइएगा कि क्या ये जो तासुर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से फ़ौज को एड्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि कराची के जलसे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं हुई, यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कोयटा के जलसे में मौजूद नहीं थे और उन्होंने वाया लिंक जो है खिताब किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो अमूमन ऐसे मराहल में बड़ी सियासी बसीरत का मुजाहरा करती है, इस मौके पर भी उसी सियासी बसीरत का मुजाहरा करके तासुर भी नहीं दिया और अपने आप को अलग भी रख लिया। अच्छा, ये वो सवाल हैं आपके जो कि हुकूमत चाह रही है कि एक बयानिया बनाए। और इससे पहले कि मैं इस सवालों का जवाब दूं, मैं सबसे पहले तो ये करूंगी कि उस पार्टी को हुकूमत करने का हक़ हासिल नहीं है कि अगर वो एक मुल्ज़िम, एक जेल में पड़े हुए आदमी से जो है अपने डॉक्टर्स की टीम उतार कर, अपने शौकत खानम की टीम उतार कर, अपने हेल्थ मिनिस्टर उतार कर कहे कि हमें धोखा हो गया, तो उनको तो कोई हक़ ही नहीं है कि एक जेल में पड़ा हुआ आदमी आपको चूना लगाएगा। भाई उसमें और साकिब निसार में तो फ़र्क है ना। वो तो जेल में पड़े हुए थे, फिर वो बीमार हुए, वो आपके डॉक्टर्स, आपकी हेल्थ मिनिस्टर्स, आपके सारी रिपोर्टिंग, और वो चूना लगा गए, तो फिर आपको हक क्या है? आप शैला रज़ा साहब मेरे सवाल पे आ जाइए। जो की वो ये है, अब दूसरी बात आपने जो की वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है और ये पीडीएम में डिसाइड हुआ था कि किस किस तरह कौन सी पार्टी किन तारीख को जाएगी। तो चेयरमैन बिलावल जो हैं वो चले गए हैं, उसके बाद मरियम साहिबा जाएंगी। तो उस दरमियान में जो जलसा आएगा, अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो लोग होलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने ख़िताब किया और बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ है और सारे फैसलों की पाबंद है, और जो सारे फैसले होंगे। और चेयरमैन वहाँ नहीं थे, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ मौजूद थे। और हमारे मैं आपसे वन लाइनर पूछ लूँ, क्या आप नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको ओनरशिप देने के लिए तैयार हैं? अच्छा देखिए, इस वाली स्पीच में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी भाई। आपने, मुझे लगता है अभी तक जो सारा इख्तलाफ है, हाँ मैंने इतनी नहीं सुनी। देखिए, हम एक बात करना चाहते हैं और वो सबको जानी चाहिए। पीडीएम के 26 नुकात हैं और 26 नुकात में जो हमारे पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ रवैये हुए, उनके ऊपर ये बनाए गए हैं। और हमें इदारों से मसला नहीं है। क्या हम अयूब खान को, ज़ियाउल हक़ को बुरा ना कहें? क्या उनके साथ देने वालों को बुरा ना कहें? क्या उन जजेस की तारीख भूल जाएं जो कि भुट्टो साहब के केसेस में थे और बाहर जाके उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई और किताबें लिखी? क्या हम इन वाक़यात को भूल जाएं कि मुशर्रफ को किस तरह लेजिटिमाइज़ किया गया? तो बात उन लोगों की है जो कि अपने इदारों पे धब्बा बन के आते हैं, लेकिन बाकी जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, अपने इदारों के एम्बिट में काम कर रहे हैं, वो तो सब अच्छे हैं। कोई वही नहीं है। मैं शैला रज़ा साहब आता हूँ क्योंकि इस पर आपसे ज़रा थोड़ी सी और भी बात होगी। अब इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि निज़ाम लपेटा जा रहा है, बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। क्या कानूनी और आइनी तरीका है कि निज़ाम लपेटा जाए? कानूनी और आइनी तरीका तो
आपको पता ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वहाँ पे तो एक डिसोल्यूशन प्रोवाइडेड है। अगर वजीर आजम साहब चाहें तो वो असेंबली की डिसोल्यूशन कर सकते हैं और फिर नए इलेक्शंस भी हो सकते हैं। और अगर वो सूरत हाल ना हो और अगर हमने पाकिस्तान के माजी के फैसलों को देखना है तो उन्होंने तो ये बहुत सारे फैसले हमारी अदालतों के कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक ना चल रहा हो तो फिर जरूरी है कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो मुल्क की बागडोर संभाल ले। तो ये दोनों मिसालें हमारे पास हैं। तीसरा रास्ता क्या हो सकता है वो तो अभी तक मेरी समझ में नहीं फिलहाल आ रहा, लेकिन दो रास्ते तो मैंने आपको बता दिए हैं। एक वो रास्ता है जो आइन में दिया गया है और दूसरा वो रास्ता है जो कि अदालती फैसलों में दिया गया है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ये हुकूमतों को बनाते भी रहे हैं और हुकूमतों को गिराते भी रहे हैं। और इसमें सियासतदान जो हैं वो भी काफी हद तक बराबर के शरीक रहे हैं। और सियासतदानों की जो आपस की जो डिफरेंसेस हैं, उनके जो रेशादवानियां आपस की, इसकी वजह से जितनी भी वो लोग जो कि इलेक्शन के जरिए आते हैं वो जब आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर उनकी वो जो अथॉरिटी जो कि आइन में लिखी हुई है कि अवाम जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ये अथॉरिटी स्टेट की एक्सरसाइज करेंगे, तो वो स्टेट की अथॉरिटी इस तरह से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए फिर एक्सरसाइज नहीं होती। तो हकीकत जो है बड़ी तल्ख है। उससे मैं समझता हूँ कि एक NRO की जरूरत है। अगर ये NRO ना किया गया और इसी तरह लड़ाइयाँ होती रही तो बिल्कुल तीसरी कुव्वत आ सकती है। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें फरदौस शमीम नकवी साहब ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त 3-4 बड़े बुनियादी मसाइल हैं। अपोजिशन उन मसाइल को उठा तो रही है लेकिन जाहिर है कि वो ज़रा सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। और ये 4 ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता, कोई रिट नहीं दिखाई देती। ये बात कही तो मजाक में जाती है लेकिन फिरदौस साहब ये एक हकीकत है कि वज़ीर आज़म साहब जब कहते हैं मैंने फ़लानी चीज़ का नोटिस ले लिया तो सबसे ज़्यादा ख़राबी उसी चीज़ में हो जाती है। देखिए नदीम भाई, आप एक बयानिया बयान कर रहे हैं जिसमें हकीकत नहीं है। महंगाई क्यों पैदा हुई? जब भी कोई मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा होगा उसका इन्फ्लेशन उस मुल्क में आएगी। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क बता दीजिए जो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ और वहां डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं आई। चैलेंज कर रहा हूं सबको, जितने सुन रहे हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं, शहबाज हैं, दुनिया में एक मुल्क बता दीजिए। या तो आप ये कहिए पाकिस्तान का मुल्क डिफॉल्ट पे नहीं खड़ा था। दूसरा, कोविड, 2 मुल्कों की कहानी ले लीजिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हिंदुस्तान की इकोनॉमी श्रिंक हुई 24%, हमारी श्रिंक हुई 3%। हम कोर्ट हो रहे हैं एज अ केस दुनिया में टू फॉलो के सीनियर मोस्ट इकोनॉमिस्ट ओबामा के ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो कहते हैं अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की हिकमत अमली अपनाई होती तो अमेरिका को $10 ट्रिलियन बच जाते। आपकी मईशत पहली दफा पॉजिटिव उसमें आई भी है, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस 467 मिलियन है माइनस के बजाय। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 100% पे चल रही है और एक्सपेंशन भी उतनी तेजी से। तो इसके मतलब ये नौकरियां नहीं हो रही। आपकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। फिरदौस साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना है यहाँ पे। मैं आपको जितने इकोनॉमिक फिगर्स चाहिए एक सवाल ले लें, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हो रही है इस वक्त। ये जो ढोंग मचाए हुए हैं इसका कोई फायदा नहीं है। जो लोग टमाटर किलो के हिसाब से और टमाटर जो है दर्जन के हिसाब से बात करते हैं और अंडे किलो में बेचते हैं, उनको मुल्क के अवाम की क्या है? हम तो मान रहे हैं महंगाई है,
लेकिन महंगाई को हम डील मैं कर रहे हैं। फिरदौस साहब, हम मैं आपको एक हुकूमत सवाल दे देता हूं, नहीं है। आपके लिए आसान हो जाएगा। सवाल मेरा ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डिफॉल्ट पे हो, चैलेंज आपने किया, मुल्कों में होता है। फिरदौस साहब, हम ज़रूरी मुल्क हैं, आटा हमारा है, चीनी हमारी है, सब्जियां हमारी हैं, हम अपना खाते हैं, हम दरामद करके नहीं खाते। अब दरामद चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ऐसे मुल्क की अगर इन्फ्लेशन है तो फिर आपकी माशी जो हिकमत अमली है उसके अंदर खराबी है, इसमें मुल्क का कसूर नहीं है और आपका कमाल नहीं है। सिंध में 1155, ये कौन जिम्मेदार है? 800 रुपए का क्यों नहीं बिक रहा था? देना जवाब। नहीं है, गंदम की तो कोई कमी नहीं हुई, चीनी की कोई किल्लत हुई वो नहीं हुई। प्राइस कंट्रोल सूबाई हुकूमतों का काम है, वफाकी हुकूमत का नहीं है। शैला रजा साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए, आप लोगों से बात ये करनी है कि बुनियादी इश्यूज ये हैं, लेकिन इशू हो गया है कि वोट को इज्जत दो, आर्मी चीफ से टकराव करो, ये बयानिया चल पड़ा है। ये जो चीज़ें हैं कि महंगाई है, अवाम मुस्तरब है, एक हैजानी कैफियत तारी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस तरफ उतने दबंग तरीके से, उतने ठोस तरीके से माफ़ कीजिएगा, ना पार्लियामेंट में बात होती है, ना आपके जलसों में बात होती है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये इतनी दबंग तरीके से जलसे में बात हुई थी जब ही तो पीटीआई ने एडिट किया, अंडे को किलो कर दिया, टमाटर को दर्जन कर दिया। ये बहुत वाज़े तरीके से चल चुका है सोशल मीडिया पे। फिरदौस भाई को देखना चाहिए कि इनके यहाँ के गंदे अंडे ये काम करते रहते हैं कि दूसरों की तकरीरों को इस तरह एडिट करते रहते हैं। ये चल रहा है तो आप परेशान हैं ना। आपने तो बड़ी कोशिशें की, सिक्योरिटी के नाम पे 31 जगह कंटेनर लगा के, सेकंड लीडरशिप की पंजाब के घर के आगे कंटेनर लगा के, लेकिन लोग पहुंचे। आपने तो बड़ी कोशिश की कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकले नहीं, आपके इंतकामी कानून बनाने के बावजूद उसकी आड़ लेके FATF के लोगों की कि आपने एक मिनट कि आपने जो है वो कोयटा में कह दिया कि हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, हंगामा हो जाएगा। लोग फिर भी पहुँच गए। अब जो बात है वो ये है कि प्राइस कंट्रोल बिल्कुल होता है, सूबे का हक है, लेकिन प्राइस के जो नर्ख खोलते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट खोलती है। सिंध जो है वो अपने जो रिक्वायरमेंट है उससे कम गंदम प्रोड्यूस करता है, उसको ऑलरेडी पंजाब से लेनी पड़ती है, मुख्तलिफ तरीके से लेनी पड़ती है। मुझे बताएं कि गंदम उतरते ही 2 महीने में गायब कैसे हो गई? वो जो आटा चीनी चोर दोनों बैठे हुए थे, हमने शैला साहबा जरा इनको फिरदौस साहब को जरा ये कह लेने के फिर आप जवाब दीजिएगा। जी फिरदौस साहब, आप क्या कह रहे हैं? चोरी हुई है जिसके ऊपर नैब के केसेस खुले हुए हैं। अखबारों में आता है कि वेयर हाउसेस से आपके गायब है, मिट्टी भरी हुई है, उसका कौन जवाब दे होगा? ये चोरी मैं जवाब मैं फिरदौस साहब जवाब लेता हूँ। जी शैला रजा साहबा, फिरदौस साहब मुझे जवाब ले। जी कौन खत्म करेगा? जी शैला साहबा। अच्छा देखिए, सिंध में जो भी बात सामने आई कि मट्टी मिल गई या चोरी हुई, वो कोई पंजाब या बलूचिस्तान की हुकूमत ने आके नहीं बताया, ये हमने खुद किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बारिश भी हुई, हमारे यहाँ 1 किलो का भी कहीं से शोर नहीं हुआ कि ज़ाया हुई। शैला साहब, आप मेरे सवाल पे आ जाइए, मुझे आगे बढ़ना है जरा। अभी अपना जवाब, अपना सवाल मुझे दोबारा बता दीजिए ताकि बीच में ये बोले तो वो मेरे दिमाग से निकल गया। चले मैं आता हूँ इसमें इरफान कादिर साहब, मुझे सवाल दोबारा बता दें। मैं आ रहा हूँ, मैं फिर वो एक कंटिन्यूएशन में आ जाऊंगा। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये एक जिस तरीके की बुरानी कैफियत चल रही है और पार्लियामेंट की भी जो सिचुएशन है, आप अगर अटॉर्नी जनरल होते तो आपका क्या मशवरा और साहिब राय होती? जी, मैं अगर अटॉर्नी जनरल होता और इस किस्म के केसेस अगर अदालतों में आते तो मैं तो बिल्कुल अदालतों को कहता कि वो सियासी मामलात में अपनी इंटरफियरेंस जो है किसी तरह की भी ना करें, और माजी के फैसले जो, जैसे कि शैला रजा साहिबा ने अभी इशारा भी दिया, इस तरह के फैसले मिलते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जिससे कि गैर सियासी कुव्वतें जो है वो सियासत में आती हैं। तो मेरा तो यही मशवरा अब भी है, और अटॉर्नी जनरल अगर मैं होता तो तब भी यही है
कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो कम अज कम सियासत से दूर रहें, और जो सियासी कुव्वतें हैं उनके लिए ज़रूरी है, खासतौर पर हुकूमत के लिए, कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी सियासत करें, न कि सियासी मुखालिफिन के एहतसाब को बुनियाद बनाएं। नहीं, इसमें इरफान कादर साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को लाने के लिए मुझे लंदन भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, और वहाँ पे जो कवानीन की भी बात हो रही है, आपके नज़दीक के क्या चांसेस हैं? हाँ, अब अगर ये जो आपने मुझसे सवाल किया, आपने पूछा था कि अगर आप अटर्नी जनरल होते, अब आपका सवाल गालिबन इस तरफ है कि इमरान खान साहब की जगह अगर मैं वजीर आजम होता तो श्योरली मैं इस तरह की बात ना करता। मैं ना कहता कि मैं लंदन जाऊंगा, और मैं एहतसाब की बात भी ना करता, और मैं ये कहता कि हमारी अपनी कारकर्दगी कैसी है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करता। तो शायद वो जो मुश्किलात हुकूमत को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो फिर शायद ना करना पड़ता, क्योंकि एक ही पाकिस्तान के माजी में मैं समझता हूँ एक ही हुकूमत थी, ये 2008 से 2013 आसिफ जरदारी साहब की, जिसमें कि सियासी मुखालिफिन से इंतकाम नहीं लिया, बल्कि सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ एहतसाब का एक अलम उठाए फिर रहे थे, और उसमें नैब का और अदालतों का रोल हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली हुकूमतें जो है उनको भी ऐसा करना चाहिए कि वो सियासी मुखालिफिन से इस किस्म का एहतसाब का जो मंत्र है वो ख़त्म करे, क्योंकि एहतसाब एक तो करना जो है हुकूमत का काम नहीं है, वो एहतसाब जो है या तो अदालतों में होता है, और यहाँ वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं एहतसाब की जो इससे डील करती हैं, हुकूमत बराह रास्त इन चीज़ों से डील ही नहीं करती। और ये मंत्रा जो है ये बहुत पुराना हो चुका है और हमें इसको छोड़ना होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि आपने चूँकि महंगाई की बात की और फिरदौस साहब ने तो वीट की खाली बात की, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किसके ज़िम्मेदारी होती हैं? अब महंगाई का जो मामला है इसके अंदर सूबों का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर अवाम आज परेशान हैं तो इसमें आपकी अगर सिंध में हुकूमत है तो आप भी उतने ही मुजरिम हैं जितने वफाक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि सिंध सूबा जो है वो अपने हिस्से की जो भी ज़राई अशिया हैं वो उसके हिसाब से बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो पूरी मिक़दार में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं उगाता, और हमें दूसरी जगह से लेनी होती है। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत या प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उसकी है। और उन सूबों में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? जाहिर है जब हमें वहाँ से चीज़ें आएंगी तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लग के ये महंगी आएंगी, जो वहाँ पे नर्ख हैं उसके हिसाब से ही आएंगी। मेरी समझ में नहीं आती ये वाली बात कि क्या बलूचिस्तान, पंजाब और केपी में सब कुछ सस्ता है? हमने तो सुना है वहाँ पे यूटिलिटी के ऊपर भी सामान मौजूद नहीं है, तो हमने तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट करनी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जानी है। तो मैं समझती हूँ कि ये सबको समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि दालों की कीमत 200% बढ़ गई, आटे की इतनी बढ़ गई, तो ये यकीनन कि इसकी कीमत वहाँ से होती है। हम अगर गंदम की कीमत रख सकते हैं और उसके हिसाब से फिर जो पूरे सूबों में होगा उस कर सकते हैं। अब दूसरी बात, मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ पर जो बात हो रही है महंगाई की और इसकी, कि हुकूमत जो है वो कब तक मलबा जो है दूसरों पे फेंकती रहेगी। आपका काम था अपनी कारकर्दगी दिखाना। अदालतों में केस वो भी खुले जिनका कोई सिलसिला नहीं बनता है, जो कि 1997 और 98 में जो ख़त्म हो चुके थे अदालती हैसियत। लेकिन एक तरफ तो अदालतें जिनके लिए ख़ास तौर पे नैब, जिस पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है जो कुछ, और दूसरे अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म साहब ने ऐसे उंगली उठा के बात की थी कि मैं अपने अंडर 10 एजेंसीज जो हैं उनकी एक कमेटी बनाता हूं और वो सारा देखेंगी
क्या है। अगर आप 10 एजेंसीज की इसमें बना देते कि ये चीनी चोर, आटा चोर जो आपके साथ बैठे हैं, ये दवाएं चोर, फिर लेकिन उसमें नहीं बनी। उसमें जो कमीशन भी बना था उसके बाद तरीन भाग गए और खुसरो बख्तियार और उनके ओहदे बदल गए। उन 10 एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल ने इस दफा के बहुत घपले बताए, लेकिन वजीर आजम इन पे तवज्जो देने के बजाय, इस पे कमेटी बनाने के बजाय 50 तर्जुमान बना के कहते हैं कि मेरे शेरों, मेरे टाइगरों, इन पे भौंको। और अब जबकि उधर से भी रिपोर्ट आ गई, हर जगह से आ गई, तो अब वजीर आजम का मयार ये हो गया कि वो कहते हैं कि मैं असेंबली में कहूंगा कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करना। ये आपका काम नहीं है सर। ये जो स्पीकर है इसने दूसरा ओथ उठाया है, एक बहसियत आपका एमएनए और दूसरा ओथ इस बात का कि वो न्यूट्रल रहेगा। आप क्यों मैं शैला रजा साहब आता हूं, आपके लोग क्यों कह रहे हैं कि झाड़ू फिरेगी और सब फिरेगा। मैं शैला रजा साहब आता हूं। शेख रशीद, एक दफा शेख रशीद ने बयानबाजी की और कहा मैं फौज का तर्जुमान हूं, अगले दिन का नहीं हूं। अब वो अदालतों के लिए कहते हैं कि ये होगा। इसकी कब, इसको क्या तौहीन अदालत में नहीं आना चाहिए। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये महाजराई की कैफियत को ही रखना है तो फिर मामलात जो हैं, जाहिर है अपोजिशन जो है वो उसका काम तनकीद करना होता है, हुकूमत का काम कारकर्दगी दिखाना होता है, और फिर इस तरीके से ये पैरेलल अरेंजमेंट के तहत मामलात चलते हैं। लेकिन दिखाई ये देता है कि हुकूमत जो है उसके हिसाब पर सिर्फ अपोजिशन सवार है और उसके नतीजे में कारकर्दगी जो है वो मुतासिर हो रही है। देखिए नदीम भाई, आप कह तो रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, ये लोकस का मामला हल हो गया, डैम बनने शुरू हो गए मुल्क के अंदर 60 साल बाद, आप करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय आप पॉजिटिव हो गए। ये खुद होते रहती हैं चीजें, इसके लिए तो हुकूमत काम कर नहीं रही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लेवल जो है वो हाई हो गया पहले से कहीं ज्यादा। आपका हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज आया है वो इसके पाकिस्तान की 70 तारीख में नहीं आया। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं पहले सेगमेंट में कोविड का जिक्र कर दिया, अब नेशनल लोकस कमांड का देख लीजिए। लोकस का मुकाबला कर लिया। गुजारिश ये है, नहीं फिरदौस साहब, गुजारिश ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इज नाउ परफॉर्मिंग वेरी। आपका हाउसिंग इंडस्ट्री में जो पैकेज आया पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। आप जितने इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक, दे आर डूइंग वेरी वेल। और महंगाई का एक इशू है, पेशन है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन ये एक कॉन्सिक्वेंस है। ये घबराए हुए हैं कि सब कुछ सही होता जाएगा। हमने आईपीपी नेगोशिएट करके उनसे 300 बिलियन रुपीस की रिडक्शन ली है एनुअल बेसिस। ठीक है, अच्छा, इसमें आप इरफान कादिर साहब, मेरे पास बड़ा महदूद टाइम है, आप ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि एहतसाब का ये जो अमल है और जिस तरीके से इमरान खान इसको लेकर चलना चाह रहे हैं, क्या इसके नतीजे में गवर्नेंस मुतासिर हो रही है? जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुतासिर हो रही है। आजकल की दुनिया में अगर आप किसी माइनर को, 4 साल के बच्चे को भी अगर पेरेंट्स जो वो सख्ती करें या उनको उन पे अगर हाथ उठाएं तो फौरन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पुलिस आ जाती है। ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जो कि आज से बहुत साल पहले। लेकिन मेरे पास फिर महदूद वक्त है, करप्शन का क्या इलाज किया जाए फिर? अगर ये तो कोई सिलसिला नहीं है। करप्शन इतनी नहीं है जितना करप्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए स्लोगन। करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन ये है कि लॉ को आप इक्वली अप्लाई नहीं करते। लॉ को अगर इक्वली अप्लाई करें तो फिर तो आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें करप्शन की तरफ। लेकिन अगर इक्वली अप्लाई नहीं कर रहे आप तो वो जो लेजिटिमेसी है आपकी करप्शन से डील करने की, वो तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा ये चीजें जो है ये मंतक के साथ, लॉजिक के साथ, अफाम तस्लीम के साथ तो तय हो सकती हैं, डंडे के साथ नहीं तय हो सकती हैं। सिर्फ आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते रहे, सारी माजी की हुकूमतें यही करती थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताती थी और वो डंडा हाथ में उठा लेती थी। ये तरीका नहीं है रूल करने का। अब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लोगों में अवेयरनेस बहुत आ चुकी है और आप सबको इस तरह से अपनी डील कर सकते। अगर आप बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।